साथियों, वेलकम बैक। सुप्रभात, नमस्कार। जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए एक बार फिर देखते हैं इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम में करंट अफेयर से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्लास, और इसमें बात करेंगे 8 सितंबर से जुड़े हुए घटनाक्रमों के बारे में। जो 8 सितंबर को न्यूज आया, जो भी 8 सितंबर से संबंधित समाचार आए, उसमें से जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके लिए एक जगह कलेक्ट कर दिया है, और उसी को आप ध्यान दें जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी लोग देखते हैं इसको करंट अफेयर को लगातार, वो अपने अपने ग्रुप में इस चैनल के लिंक को जरूर शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, और आज हम लोग बात करेंगे 8 सितंबर से संबंधित घटनाक्रमों के बारे में। और पहला घटनाक्रम, एक इंपॉर्टेंट योजना का नाम जानना है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। योजना है रेहड़ी फेरी वाला। तो समझते होंगे रेहड़ी और फेरी वाला को के लिए पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत किया गया। तो पीएम स्वनिधि योजना पूछेगा, नाम याद रखना है। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू हो गया किसके लिए? रेहड़ी और फेरी वाला के लिए। जो वेंडर्स होते हैं, ठेला लगाते हैं, रेहड़ी लगाते हैं, घूम करके सामान बेचते हैं, जिनको लॉकडाउन में काफी परेशानी हुई, सभी की रोजी रोटी छिन गई, और इसी के चलते एक नई योजना शुरू की कि फिर से वो लोग आत्मनिर्भर बन सकें और अपना काम कर सकें। और उसके लिए केंद्र सरकार ने इस योजना को शुरू किया, जिसके अंतर्गत बिना गारंटी के लोगों को जो ऐसे काम करते हैं, ऐसे व्यवसाय करते हैं, उनको 10,000 रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा बिना किसी गारंटी पेपर के। बैंक को देना होगा, ये ध्यान रखना। तो एक बड़ी योजना है जिससे ठेला लगा सकें वो फिर से और अपना रोजगार शुरू कर सके। तो ये ध्यान रखना है पीएम स्वनिधि योजना को। अब आगे चलें तो नई शिक्षा नीति 2020 को घोषित किया गया कि क्या पॉलिसी आने वाले समय में देश की होगी। तो ध्यान रखना है शिक्षा नीति, शिक्षा में बदलाव 5+3+4 जो आया था उसी को ध्यान रखना है। नई शिक्षा नीति 2020 में सकल नामांकन अनुपात को 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये ध्यान रखना है। सकल मतलब कुल जो नामांकन होगा उसमें 2035 तक 50% के लक्ष्य को पूरा करने का इस नीति में एक टारगेट रखा गया है। और इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 तारीख को जो न्यूज आया उसमें कहा गया कि सरकार को केंद्र स्तर पर या राज्य स्तर पर इस क्षेत्र पर काम करना चाहिए। अब पढ़ाने पर, रटाने पर ध्यान न दे करके ज्यादातर सीखने पर, स्किल डेवलपमेंट पर, उनके कौशल विकास पर ज्यादा जोर होना चाहिए। इस शिक्षा नीति का यही मेन थीम है, ध्यान रखना। तो ध्यान देना है कि इसमें कुल अनुपात 2035 तक सकल नामांकन का कितना 50% करने का लक्ष्य रखा। एक न्यूज है, क्षेत्र है साइंस के क्षेत्र में कि भारत हाइपरसोनिक, ध्यान देना है नाम को, प्रौद्योगिकी निदर्शक यान HSTDV तैयार करने में सफलता प्राप्त किया। ध्यान रखना है क्या क्या करने में? तो हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निदर्शक यान HSTDV, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटिव व्हीकल। तो ध्यान रखना है HSTDV, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटिव व्हीकल। व्हीकल मतलब यान होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब डेमोन्स्ट्रेट करना, निर्देश करना, और हाइपरसोनिक तकनीक, इसको ध्यान देना, तैयार करने में सफलता प्राप्त कर लिया। ध्यान देना है कि सफलता प्राप्त करने के लिए उड़ीसा में बालासोर स्थित APJ अब्दुल कलाम रेंज से सोमवार को स्क्रैम जेट, ये ध्यान रखना है नाम, स्क्रैम जेट इंजन की मदद से क्या किया? लॉन्चिंग किया, और ये लॉन्च सफल रहा। जो टारगेट था वो पूरा हो गया, और इस प्रकार भारत अब अपने यान को, विमानों को, मिसाइल को हाइपरसोनिक बना सकता है। और कहा जा रहा है कि आने वाले 5 साल में भारत अपने मिसाइल को हाइपरसोनिक गति दे सकता है। क्योंकि जो हाइपरसोनिक गति देना होता है उसके लिए एक इंजन चाहिए, एक विमान चाहिए, एक डेमोन्स्ट्रेटिव व्हीकल चाहिए। जैसे सैटेलाइट के लिए क्रायोजेनिक इंजन से हम भेजते हैं ऊपर, उसी तरह से मिसाइल या विमानों को हाइपरसोनिक स्पीड देने के लिए एक अलग तरह के इंजन की चाहिए, यान चाहिए। तो इस यान को बनाने में भारत लगभग सफल हो गया है, और अब इस पर काम होगा आगे, और भारत अपने यहाँ हाइपरसोनिक
तकनीक के द्वारा मिसाइल और यान का निर्माण कर पाएगा। और इस प्रकार भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा देश बन गया। मतलब अभी तक 3 ही देश के पास ये टेक्नोलॉजी थी, अब भारत भी इसमें शामिल हो गया। तो समझना हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी क्या होता है। तो ध्यान देना है कि ध्वनि के वेग से तुलनात्मक अध्ययन होता है, और ध्वनि का वेग से अगर कम वेग से चलते हैं तो कहा जाता है कि सबसोनिक है। ध्वनि के वेग से चलते हैं तो सुपरसोनिक कहलाता है, और ध्वनि के वेग से बहुत ज्यादा चलते हैं तो हाइपरसोनिक कहलाता है। और हाइपरसोनिक का ध्वनि का वेग से 5 गुना से ज्यादा होना चाहिए, ध्यान रखना है। 5 गुना से अगर ज्यादा हो रहा है तो मान लेंगे कि वो हाइपरसोनिक है। और इस प्रकार जो यहां पर व्हीकल बनाया गया हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटिव व्हीकल, इसने 6 गुना ध्वनि से अधिक वेग प्राप्त कर लिया। तो ध्यान रखना है 6 गुना अधिक, जिसको हम मैक नंबर 6 भी कहते हैं। तो मैक नंबर हम लोग को फिजिक्स में पढ़ना होता है। तो मैक नंबर जो दिया जाता है वो ध्वनि के वेग से तुलनात्मक अध्ययन करके पिंडों को देखा जाता है कि किस पिंड का कितना वेग है। जैसे भारत सुपरसोनिक का काम कर चुका है, जैसे ब्रह्मोस बनाया तो सुपरसोनिक मिसाइल है, आकाश बनाया मिसाइल तो सुपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल अभी तक नहीं बना पाया। और इसके चलते इस स्क्रैम जेट इंजन के द्वारा ये जो यान बनाया गया, इसको बनाना जरूरी था, और ये काम भारत कर चुका। और ध्यान रखना है 3 ही के पास पहले था, अमेरिका, रूस और चीन, अब इसमें भारत भी शामिल हो गया। और इस क्षेत्र में भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कहां से हुआ? तो उड़ीसा में बालासोर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम के कलाम रेंज से सोमवार को इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। तो ध्यान रखना है 6 गुना वेग है इसका, और ध्वनि के वेग से तुलनात्मक 5 गुना से अधिक हो जाता है तो माना जाता है कि हाइपरसोनिक पिंड है। तो ये ध्यान देना है। आगे चले तो साइंस के क्षेत्र से एक न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट। जेनेटिक इंजीनियरिंग के मूल्यांकन समिति जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग असेसमेंट कमेटी ने 2 बीटी बैगन किस्म को परीक्षण की अनुमति दे दिया। 2 बीटी बैगन, तो बीटी पढ़ते हैं हम लोग, बीटी कॉटन, बीटी बैगन, बीटी कपास, बहुत सारे फसल हैं जिसको हम अपने इच्छा अनुसार डेवलप करते हैं। उसमें डीएनए टेक्नोलॉजी को चेंज करके, डीएनए जीन को बदल करके हम जैसा चाहते हैं वैसा उसमें गुण ला देते हैं। और अगर आप जेनेटिक चेंज करके गुण ला देंगे फसलों में तो ऐसे फसल जीएम क्रॉप या ट्रांसजेनिक क्रॉप कहलाते हैं, पराजीनी फसल। और उसी में एक बीटी बैगन काफी दिनों से विवादित फसल है। इसमें एक बैक्टीरिया का जीन डाला हुआ है जो जहर पैदा करता है, और जहर के कारण बैगन में अक्सर कीड़े जो होते हैं वो मर जाते हैं, और इससे बैगन के उत्पादन को वृद्धि होता है। लेकिन वो जहर मानव को नुकसान न पहुंचाए, इसके चलते इसको खाने पर, इसके प्रोडक्शन पर रोक लगा हुआ है। और इसी के चलते इस कमेटी ने मूल्यांकन करने के लिए, परीक्षण करने के लिए इस बैगन को अनुमति दिया कि इसको टेस्ट किया जाए कि क्या ये मानव खा सकता है कि नहीं खा सकता है, इसे मानव के लिए उचित है कि नहीं, स्वास्थ्य वाइज कोई समस्या तो नहीं हो सकती, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है। तो जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग असेसमेंट कमेटी ने 2 बीटी बैगन किस्मों को परीक्षण की अनुमति दे दिया। ध्यान रखना, हैसल का नाम लिया था हमने कि जापान के ओकुशिवा द्वीप से टकराने वाला है, और यही आगे चलकर के दक्षिण कोरिया में काफी नुकसान पहुंचाया। तो टाइफून हैसल, ये ध्यान रखना। तो ये पूछता अक्सर तूफान के बारे में, जहां भी तूफान आ गया वो अक्सर पूछा जाएगा। तो ये हैसल, टाइफून हैसल दक्षिण कोरिया को काफी नुकसान पहुंचाया है, ये ध्यान देना है। आगे एक न्यूज है जो आजकल बहुत चर्चा में है। सुशांत सिंह राजपूत के हत्या या आत्महत्या की राह सुलझाने में सीबीआई लगी हुई है, और इस मुद्दे को अभिनेत्री कंगना रनौत ने काफी जोर दिया, बल दिया, और लोगों के सामने लेकर आए। उसके पीछे के जो भी बातें हैं उसको इन्होंने उजागर करने का काम किया। इसके चलते इनके सुरक्षा को ध्यान रखा जा रहा है, ताकि इनके कोई किसी भी तरह का कोई हमला ना हो जाए, इनकी कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इसके चलते कंगना रनौत को 22+ सुरक्षा दी गई है, और इस प्रकार की सुरक्षा पाने वाली यह फिल्म इंडस्ट्री की पहली अभिनेत्री है। इसके पहले अभी तक किसी अभिनेत्री को इस तरह की सुरक्षा नहीं दी गई। इसके ऊपर Z+ होता है, लेकिन Z+ के बाद 22+ की सुरक्षा प्राप्त करने वाली कंगना रनौत पहली अभिनेत्री है फिल्म इंडस्ट्री की। तो ध्यान रखना है, काफी चर्चा में है, तो इस अभिनेत्री को ध्यान रखेंगे। अब आगे चलें तो एक न्यूज है
जो पहले से बहुत चर्चा में है, आईसीआईसीआई के पूर्व सीईओ चंदा कोचर, बहुत नाम था इनका, बहुत ज्यादा नाम कमाया इन्होंने, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग या फ्रॉड के केस में अनियमितताओं के कारण इनकी नौकरी चली गई और केस मुकदमा चल रहा है। और इसी के तहत इनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया गया। जो वीडियोकॉन और आईसीआईसी का जो लेन देन हुआ कर्ज के मामले में, उसमें कुछ अनियमितता पाई गई और इसके कारण ईडी ने इनके पति को गिरफ्तार कर लिया। तो चर्चा में बने रहते हैं। आईसीआईसीआई बड़ी बैंक है और उसके पूर्व सीईओ चंदा कोचर बहुत हाई लेवल के अधिकारी रह चुके हैं, बहुत अच्छे सीईओ के रूप में उन्होंने काम किया, लेकिन आज इनके कामों की वजह से, कुछ गलतियों और धोखाधड़ी की वजह से चर्चा में है और इनके पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी हुई है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रकृतिवादी, मतलब प्रकृति के लिए काम करने वाले और प्रकृति पर चिंता व्यक्त करने वाले, प्रकृति को संरक्षित करने पर ध्यान देने वाले और प्रसारक जो न्यूज देते हैं। नाम है सर डेविड एटनबरो, जो बीबीसी से जुड़े हुए हैं। तो बीबीसी लंदन जो एक बड़ा न्यूज चैनल है, उनसे जुड़े हुए हैं, को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया, ध्यान रखना। और ये सम्मान प्रणब मुखर्जी की समिति ने दिया था, जिनकी मृत्यु हो गई। 2019 में ही चयन हो गया था और ये 2019 में दिया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित कर दिया गया इनको, और इसके लिए इनको 25 लाख रुपए की नगद राशि तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। तो ध्यान रखना है, प्रकृतिवादी हैं, प्रकृति के संरक्षण पर काम करते हैं और प्रसारक हैं, बीबीसी लंदन से जुड़े हुए हैं। सर डेविड एटनबरो को 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। आगे ध्यान दें तो 8 सितंबर जो न्यूज है, इस दिन अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड लिटरेसी डे। और ये साक्षरता दिवस 26 अक्टूबर 1966 को यूनेस्को ने घोषित किया था। तो 26 अक्टूबर 1966 को घोषित किया, तो पहला जो मनाया गया 1967 में मनाया गया, ध्यान रखना। और इसके बाद हर साल 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ध्यान देना है कि इसी साक्षरता दिवस के अवसर पर भारत में साक्षरता के मामले में राज्यों की स्थिति को जारी किया गया, और इस मामले में 96.2% साक्षरता के साथ केरल पहले स्थान पर था, जबकि 66.4% साक्षरता के साथ आंध्र प्रदेश अंतिम स्थान पर मौजूद है। तो केरल अव्वल था पहले से, आज भी अव्वल है, और अंतिम पायदान पर 66.4% के साथ आंध्र प्रदेश को पूरे देश में अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। तो यही था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इन सबको ध्यान रखें और जरूर याद रखें और एक नोट्स बनाते चलें, ताकि आपका जो आने वाला एग्जाम है, एनटीपीसी, बिहार दरोगा, 66 बीपीएससी, सब में करंट अफेयर आपका मजबूत हो और आप एक भी सवाल मिस न करें। सैटरडे को इसका क्वेश्चन आवर भी होगा, तो आप इसको चल करते रहें। फिर हम लोग मिलेंगे शाम के क्लास में। तब तक के लिए जहां रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। तो बोलिए देश की एकता अखंडता के लिए जय हो मैया की। थैंक यू।